You are watching for the greater good. Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well. After the 3 introductory video of Python libraries named NumPy, Pandas and Matplotlib, now it's the time for some practical implementation. तो आज हमारी ये वीडियो NumPy की implementation से related है, जिसमें हम NumPy के कुछ basics देखने वाले हैं using Jupyter notebooks. I request you guys कि इन notebooks का link description में given है, आप इन notebooks को open कर लें और वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखें, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. अक्सर हमें ये देखने या सुनने को मिलता है कि स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए विलिंग तो होते हैं, बट एट अ टाइम उन्हें लॉजिक्स क्लिक नहीं करती, या एक छोटे से कोड को लिखने के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है. तो इसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ NumPy. तो अब चलते हैं हम अपनी नोटबुक्स की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें ओपन कर लें. तो ये हमारी NumPy की नोटबुक्स हैं. एज यू गाइस कैन सी वी हैव 3 पार्ट्स हियर. NumPy की नोटबुक के हमारे पास 3 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे और फिर सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए फर्दर 2 मोर वीडियोस अपलोड की जाएंगी. तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ. ये है हमारी NumPy की नोटबुक, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है इस नोटबुक में NumPy के रिगार्डिंग. आप ये नोटबुक्स डाउनलोड करके ये थ्योरी पढ़ सकते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. हमने जितनी भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, फीचर्स थे NumPy के, वो सारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में कवर कर लिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन है कोड की इंपोर्टिंग NumPy इंपोर्ट करने के लिए सिंपल कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए पाइथन के अंदर इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ होता है. फिर हमारी लाइब्रेरी का जो नेम है, अच्छा नेम भी हमारे पास केस सेंसिटिव होता है. इंपोर्ट का कीवर्ड भी स्मॉल लेटर्स में ही आएगा और फिर NumPy का नेम या किसी भी लाइब्रेरी का नेम जो है वो केस सेंसिटिव होता है. उसके बाद एज NP, हमने NP एक वेरिएबल समझ लें रेफ़र किया है NumPy लाइब्रेरी को, ताकि हम NumPy के जितने भी फंक्शंस, फीचर्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे NP डॉट करके यूज़ कर सकें. इस पार्ट को एलियासिंग कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल. अच्छा, हमने पहले भी बात की थी कि NumPy जो है वो बहुत फास्टर है बेसिक पाइथन से. अगर हम NumPy के अरेज को और पाइथन लिस्ट को कंपेयर करें तो हमें एफिशिएंसी मिलती है और लेस एग्जीक्यूशन टाइम मिलता है. तो उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अपने सेल के कोड को समझते हैं. इसमें सबसे पहले % टाइम आपको दिख रहा होगा, ये एक मैजिक कमांड है, सिर्फ जुपिटर नोटबुक पे ही यूज़ हो सकती है. जुपिटर नोटबुक हमें डिफरेंट मैजिक कमांड्स जो है वो प्रोवाइड करती है, जिनके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं. हर मैजिक कमांड जो है वो % से शुरू की जाती है. अच्छा, अब इस फर्स्ट लाइन में हो क्या रहा है कि एक लिस्ट क्रिएट हो रही है जिसके अंदर हमने एक फॉर लूप लगाया है और उस फॉर लूप के थ्रू हमने 100,000 तक के एलिमेंट, 0 से लेकर 100,000 तक के एलिमेंट जो है वो स्टोर किए हैं. किसमें? लिस्ट ए में. लिस्ट बी में भी हमने यही किया है. 2 लिस्ट क्रिएट की हैं फॉर लूप के थ्रू, 100,000 तक के, 0 से लेके 100,000 तक के एलिमेंट उसमें स्टोर किए हैं. अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसमें टाइम कितना लग रहा है. 8 मिली सेकेंड्स हमारे पास वॉल टाइम आया है इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद. उसके बाद सेकंड हमारे पास वही % टाइम मैजिक कमांड है. फिर सी एक एम्प्टी लिस्ट है जिसके अंदर हमने अपेंड किया है फॉर लूप के थ्रू लिस्ट ए के ith एलिमेंट को और लिस्ट बी के ith एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके. हो क्या रहा है कि एक एम्प्टी लिस्ट है, एक फॉर लूप लगा हुआ है जो किस रेंज तक चल रहा है? लेंथ तक, ए की लेंथ तक, मतलब 1 लाख टाइम चलेगा. फिर इस फॉर लूप में हमने अपेंड किया है लिस्ट सी के अंदर लिस्ट ए के ith एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिस्ट बी के ith एलिमेंट से. अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास वॉल टाइम क्या आ रहा है. 45 मिली सेकेंड्स हमारे पास वॉल टाइम आया है. हमने देखा है कि ये बेसिक पाइथन लिस्ट के थ्रू हमने 2 लिस्ट क्रिएट की, उसमें 100,000 एलिमेंट्स पुट किए और फिर एक लिस्ट सी क्रिएट की, उसके अंदर लिस्ट ए और बी के ith एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिस्ट सी में स्टोर करवाया है. इसमें
8 मिली सेकेंड्स और फिर सेकेंड कोड में 45 मिली सेकेंड्स हमारे पास वॉल्ट टाइम आया है। अब चलते हैं हम यूजिंग numpy, यही टास्क हम क्या करेंगे, यूजिंग numpy परफॉर्म करेंगे। वहाँ हमें पूरा का पूरा एक लूप चलाना पड़ा था, यहाँ बहुत ही शॉर्ट कोड है, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कोड है। लिस्ट ए में np.arrange, अरेंज हमारे पास numpy एक फंक्शन प्रोवाइड करती है जो लिस्ट के अंदर कहाँ से 0 से लेके 1 लाख एलिमेंट या 100,000 एलिमेंट स्टोर कर देगा। लिस्ट बी में भी हमने यही किया है, और फिर बिना किसी लूप के लिस्ट सी में हमने ए और बी, लिस्ट ए और बी को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ए का ith एलिमेंट और बी का ith एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर लिस्ट सी में स्टोर होगा। सेम टास्क है, सेम अप्रोच है, बट अब हम देखेंगे कि हमारे पास एफिशिएंसी में क्या फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर अरेंजमेंट में 0 से लेके 1 लाख एलिमेंट्स तक की 3 मिली सेकेंड्स का वॉल टाइम आया है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके स्टोर करने में 999 माइक्रो सेकेंड मतलब 1 मिली सेकेंड से भी कम टाइम आया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 45 मिली सेकेंड्स और यहाँ लेस देन 1 मिली सेकेंड टाइम आया है, यहाँ 8 मिली सेकेंड्स और यहाँ 3 मिली सेकेंड्स। तो ये एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से numpy की एफिशिएंसी, स्पीड, एग्जीक्यूशन टाइम, कुछ भी कह लें, numpy की एफिशिएंसी अप्रोच बता रही है कि बेसिक numpython लिस्ट से numpy कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है हमें, कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करती है कोड के अंदर। ये जो अभी हमने टास्क परफॉर्म किया है इसे वेक्टराइजेशन कहते हैं। वेक्टराइजेशन में हमारे पास होता क्या है कि कोई भी लाइब्रेरी जो है वो एरे टू एरे डील करती है। इसमें एलिमेंट टू एलिमेंट जो है रेफरेंसेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा c इज इक्वल्स टू a इंटू बी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट A लिस्ट B के साथ मल्टीप्लाई होकर लिस्ट C में स्टोर हो रही है बिना किसी लूप के। तो जहाँ लूप्स यूज ना हो रहे हों, डायरेक्ट एरे टू एरे रेफरेंसेस हों, इस प्रोसेस को वेक्टराइजेशन कहते हैं। वेक्टराइजेशन फास्ट अप्रोच के लिए यूज़ की जाती है, आसानी होती है इसे लिखने में, कोड इजी होता है, ऑप्टिमाइज होता है, और मैथमेटिकल नोटेशंस जो हैं इसकी काफ़ी इजी होती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं एरेज। एरेज में हम काफ़ी डिस्कशन इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं थियोरेटिकली कि एरेज क्या होते हैं, इनकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये मेमोरी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, मेमोरी यूजेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप काइंडली ये नोटबुक्स डाउनलोड करें और इसमें से थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन जितनी भी है उससे समझें, या हमारी numpy की इंट्रोडक्टरी वीडियो एक बार दोबारा देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अच्छा, एरे की हमारे पास ये है एक सिंपल एग्जाम्पल। एरे क्रिएट करने के लिए numpy के अंदर एक फंक्शन है सिंपल डॉट एरे। एक एरे वेरिएबल क्रिएट किया है हमने np एलिएज करके, np डॉट एरे का फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास की है लिस्ट के फॉर्म में, और डायरेक्टली उसे प्रिंट करवा दिया। इस कोड को हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स में हमने एरे भेजा था वो प्रिंट हुआ आया हुआ है। सिंपल ये एक एरे क्रिएट करके प्रिंट करवाया है। सेकंड है हमारे पास एरे डॉट आइटम साइज। आइटम साइज एरे क्लास का एक एट्रीब्यूट है जो हमें ये बताता है कि हमारे एरे के अंदर एक एलिमेंट का साइज क्या है। साइज से मतलब यहाँ पर मेमोरी के अंदर वो स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। हमने इंटीजर टाइप का डेटा अपने एरे में स्टोर किया है तो हमारे पास यहाँ आउटपुट में आया है 4, क्योंकि numpy का एरे जो है वो एक इंटीजर के लिए, एक इंटीजर वैल्यू के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एरे जिसे हमने डॉट अरेंज फंक्शन से क्रिएट किया है। np डॉट अरेंज हम पहले भी देख चुके हैं जिसमें हमने 1 लाख एलिमेंट्स डाले थे। अब यहाँ पर ओनली 10 एलिमेंट्स हमने एरे के अंदर स्टोर किए हैं और इस एरे को प्रिंट करवाया है। इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखें, आप देख सकते हैं कि एरे में 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हो चुके हैं और ये एरे हमने प्रिंट करवाया हुआ है। अब इस एरे का साइज मालूम करें। एरे डॉट साइज हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है एरे का साइज मालूम करने के लिए। साइज से मुराद ये है कि इस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो आ जाएगा।
एक चीज़ इसमें आपको बाद में समझ में आएगी, वो ये कि इस साइज़ को यूज़ करने का बेसिकली मकसद क्या है, क्योंकि ये जो काम हमने डॉट साइज़ के एट्रीब्यूट से किया है, ये डॉट लेन एरे से भी किया जा सकता है, लेन के फंक्शन से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कोई टास्क है, हम देखते हैं np डॉट अरेंज, हमने एक और एरे जो है वो प्रिंट करवाया है। यहाँ पर आप देख लें कि इस अरेंज के अंदर हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर यहाँ 10 एलिमेंट्स का एरे बनाने के लिए कहा है तो वो एरे 0 से ही स्टार्ट होगा। हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। 3 to 6 मतलब 3 एलिमेंट्स जिसमें 3, 4, 5 आएंगे, 3 इंक्लूड होगा और 6 एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब इस एरे की लेंथ की बात करें तो हमारे पास 10 आ रहा है, 10 एलिमेंट, सॉरी इस एरे की लेंथ नहीं आएगी, एरे की लेंथ ये आएगी क्योंकि वेरिएबल एरे यहाँ है, यहाँ हमने डायरेक्ट प्रिंट करवाया है। अच्छा, इस लेंथ से भी हमारे पास 10 आ रहा है और इस डॉट साइज से भी हमारे पास 10 आ रहा है। इन दोनों में बेसिक फंक्शन ये है कि लेन का जो फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ सिंगल डायमेंशनल मतलब 1D एरे या लिस्ट या लीनियर एरे पे अप्लाई कर सकते हैं। और एरे डॉट साइज जो है हमारे पास, ये मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब 2D या 3D एरे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जबकि लेंथ सिर्फ लीनियर एरे मतलब 1 डायमेंशनल एरे के लिए ही यूज़ होगा। अब इस एरे की शेप, डॉट शेप हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये हमें एरे की शेप बताता है। शेप हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो हम देख सकते हैं शेप में हमारे पास 10 कॉमा और उसके बाद कुछ नहीं आया। 10 का मतलब ये है कि इसमें एक ही डायमेंशन है और उस डायमेंशन के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2D एरे होता तो यहाँ फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 2 लिखा हुआ आता कि इसमें 2 डायमेंशंस हैं और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं कॉमा के बाद वो लिखा हुआ आता। एरे की हमारे पास टाइप है, टाइप फंक्शन है हमारे पास एक, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स में हम एरे देते हैं तो वो हमारे पास टाइप रिटर्न करता है किसकी, उस एरे की जो हमने आर्ग्यूमेंट्स में दिया है। यहाँ प्रिंट करवाते हैं हम अपनी टाइप को एरे की। numpy.nd एरे उसने हमें क्लास का बता दिया कि भाई इसकी टाइप जो है ये nd एरे है, किस क्लास का, numpy की क्लास का। अब हम एरे की डेटा टाइप देखते हैं। डी टाइप एक एट्रीब्यूट है हमारे पास जो एरे की डेटा टाइप बता रहा है हमें। डेटा टाइप ऑब्वियसली int32 डी टाइप है इसकी। ये जो डेटा टाइप हमने देखी है इंटीजर 32, इस डेटा टाइप को हम चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी एरे जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं या इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम उसकी डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग डी टाइप एट्रीब्यूट, सॉरी डी टाइप आर्ग्यूमेंट। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है फ्लोट एरे। फ्लोट एरे में हम np.array के थ्रू एक एरे क्रिएट कर रहे हैं 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स के साथ। डी टाइप हमने क्या रखी है इसकी, np.float64। हमने numpy के डेटा टाइप्स में देखा था कि इसकी numpy की कुछ अपनी स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स होती हैं जो हम डी टाइप आर्ग्यूमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये है वो आर्ग्यूमेंट जो हम np.array के फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में देते हैं। ये हमने फ्लोट एरे क्रिएट किया है। फिर इसी तरीके से int64 इंट है यहाँ पर। np.array से हमने 1 2 दो एलिमेंट्स का एरे क्रिएट किया है और उसकी डेटा टाइप क्या रखी है, int64। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है int32 और यहाँ हमने दी है डेटा टाइप int64। हमने पहले देखा था कि numpy के एक इंटीजर ने हमें 4 बाइट्स का स्पेस दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी डेटा टाइप थी int32 और int64 डेटा टाइप में सबसे बड़ा फर्क यही है कि यहाँ 32 बिट्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं मतलब 4 बाइट्स, और यहाँ 64 बिट्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं मतलब 8 बाइट्स। अब 4 बाइट और 8 बाइट्स के डिफरेंट इंटीजर्स में फ़र्क ये होता है कि यहाँ मैक्सिमम नंबर, इसकी लिमिट जो है वो ज़्यादा होती है और इसकी लिमिट int32 वाली इंटीजर टाइप की लिमिट कम होती है। अब ये है प्रिंट, हम फ्लोट एरे को प्रिंट करेंगे और int64 एरे को प्रिंट करेंगे। डी टाइप हमारे पास इसकी फ्लोट 64 आई है और इसकी int64 आई है, जैसा कि हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में दी थी। numpy के एरे की इंडेक्सिंग देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं अपने एरे के 0th एलिमेंट, 3rd एलिमेंट और 5th एलिमेंट को। यहाँ हमने सिंपल क्या काम किया है
कि एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू प्रिंट करवाया है। 0, 3 और 5 ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये कौन से एरे के हैं, ये हैं इस एरे के। तो इसके 0th एलिमेंट पे 0 है, 3rd एलिमेंट पे 3 है और 5th एलिमेंट पे 5 है। तो यहाँ इसने हमें 0, 3 और 5 प्रिंट करके दे दिया। सिंपल हमने एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल करवाया है। एरे के एलिमेंट्स मॉडिफाई करने हैं तो सिंपल इंडेक्स देना पड़ेगा और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी। अब हम इस एरे के अंदर 0th एलिमेंट पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, 100 वैल्यू दे रहे हैं और उस एरे को दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं। तो आउटपुट में हमारे पास सिंपल 0th लोकेशन पे क्या आया है, 100 आया और बाकी पूरा एरे सेम है। नेक्स्ट हम अपने अरेंज फंक्शन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो है वो जंप करते हुए एरे के अंदर एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 से लेकर 11 तक की हमारी रेंज है और यहाँ 3rd आर्ग्यूमेंट जो इस फंक्शन में हमारे पास जा रहा है वो है 2। मतलब आपको 2 कैरेक्टर्स स्किप करने हैं, मतलब बीच में जो गैप आएगा 2 एलिमेंट्स के एरे के वो 1 नंबर का गैप आएगा। 2 से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 के बाद इसने क्या किया है, 3 स्किप किया है, फिर 4 आया है, 4 के बाद 5 स्किप किया है, 6 आया है, 6 के बाद 7 स्किप किया है, 8 आया। ऐसे ही 11 हमारी रेंज थी तो 10 के बाद 11 स्किप, तो 12 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो रेंज में नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास n डायमेंशनल एरेज। n डायमेंशनल एरेज में हम 1D एरे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर एरे होता है और इसका शेप इस तरीके से दिखाया जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है 2D और 3D एरे। 2D एरे में हम देख सकते हैं कि ये एक टेबल फॉर्मेट में है, इसलिए इसका शेप कैसा आया है, 2,3। 2 का मतलब है कि यहाँ पर 2 रॉज हैं और फिर 3 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3। 3D एरे में हमारे पास 3 डायमेंशन हैं, एक्सेस 0, 1 एंड 2। इसके शेप को अगर आप देखें तो यहाँ 4 है, मतलब 4 रॉज हैं, 1, 2, 3, 4। फिर 3 कॉलम्स हैं हर रॉ में, 1, 2, 3 और फिर 2 इसकी क्या है, डेप्थ कह लें या ऑफसेट कह लें, 2 क्या है, डेप्थ है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारा ये 1D और 2D एरे काम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ हमने np.array से एक 1D एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5 एलिमेंट्स हैं और इसे प्रिंट किया है। इसे एग्जीक्यूट करने पे हमने देखा है कि एरे 33033 सारे इंडेक्स, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एरे के प्रिंट हो गए हैं। a.ndim, ndim जो है एक एट्रीब्यूट है किसी भी numpy के एरे की डायमेंशन फाइंड करने का, डायमेंशन गेट करने का, कि ndim से कैसे हम डायमेंशन ले सकते हैं। शेप की बात करें तो यहाँ आउटपुट हमारे पास 5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इस एरे के अंदर सिर्फ एक ही रॉ है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है और 5 एलिमेंट्स हैं यानी 5 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास शेप क्या आई है हमारी, 5, नेक्स्ट हम 2D एरे देखते हैं। 2D एरे देखते हुए हम अपने इंट्रोडक्शन की एक बात को दोहराते हैं कि हर बड़ी डायमेंशन वाला एरे छोटी डायमेंशन के लिए एक कंटेनर होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक 2,3 ये भी एक एरे है, 1D एरे है। ये 1D एरे कंटेन कर रहा है हमारा 2D एरे। इसका मतलब ये है कि बड़ी डायमेंशन जो है वो छोटी डायमेंशन के एरे के लिए कंटेनर कहलाती है। अब एक और 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है, उसे हमने b वेरिएबल में सेव किया है। यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट इस कंटेनर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो है वो बड़ा डायमेंशनल वाला एरे छोटे डायमेंशन वाले एरे के लिए एक कंटेनर है। प्रिंट करेंगे इसकी डायमेंशन और फिर इसकी शेप प्रिंट करेंगे। लेट्स सी, हमारे पास डायमेंशन क्या आई है, 2 आई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, सॉरी एक से ज़्यादा रॉज हैं। ये एक रॉ, ये दूसरी रॉ और ये फिर तीसरी रॉ। तो शेप क्या आया है इसका, 3 रॉज और हर रॉ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 3,2 इसका शेप आया है। एरे प्रिंट किया है तो टेबल फॉर्मेट में ये एरे प्रिंट हुआ है 3 रॉज और 2 कॉलम्स के साथ। नेक्स्ट इंडेक्सिंग है 2D एरे की। इंडेक्सिंग हमारे पास सेम है, बस जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं तो हमें यहाँ इंडेक्सिंग भी डबल देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 0 इंडेक्स पे
काम करना चाह रहे हैं, मतलब हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए अपने 2D एरे का, तो उसका इंडेक्स क्या होगा 0,0। इस शेप के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम यहाँ रॉ डालनी है, हमें यहाँ रॉ डालनी है सॉरी, और यहाँ कॉलम देना है, रॉ 0 का कॉलम 0 मतलब 2। यहाँ इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये रॉ 0 है और ये रॉ 0 है और ये कॉलम 0 है, तो 0 0 पे 2 आउटपुट आना चाहिए, फिर 0 1 पे हमारे पास 3 आउटपुट आना चाहिए और 1 0 पे हमारे पास 4 आउटपुट आना चाहिए। सेल को एग्जीक्यूट करें, देखें 2 3 4 आएगा इंशाल्लाह। 2 3 4 हमारे पास आउटपुट में आया है। इस नेक्स्ट सेल में भी हमारे पास वही लाइन लिखी हुई है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3D एरे। 3D एरे में बेसिकली हो रहा क्या है, 3D एरे हमारे पास 2D एरे का कंटेनर है, सिंपल। यहाँ हमारे पास ये एक 2D एरे है और फिर ये एक 2D एरे है। इसका मतलब ये है कि हमारे 3D एरे ने 2 2D एरेज को कंटेन किया हुआ है, जिसके अंदर रॉज हैं, कॉलम्स हैं और फिर जो हमारा थर्ड डायमेंशन है उसे आप एक्सेस 2 कह सकते हैं, ऑफसेट कह सकते हैं या डेप्थ कह सकते हैं। क्रिएशन का तरीका सेम है, np.array और फिर आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, सेम चीज़ है। हम इसका डायमेंशन प्रिंट करेंगे और शेप प्रिंट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देखें एरे प्रिंट हुआ है, डायमेंशन ndim से हमारे पास 3 प्रिंट हुआ है और इसका शेप 2 3 1। 2 3 1 किस लिए कि 2 रॉज हैं, 3 कॉलम्स हैं और डेप्थ क्या आ रही है 1 आ रही है। 2 रॉज ये यहाँ पर पूरी एक रॉ कंसीडर की जा रही है, ये यहाँ पर पूरी एक रॉ कंसीडर की जा रही है, तो 2 रॉज हो गई। 3 कॉलम्स मतलब 3, इस एक रॉ के अंदर 3 कॉलम्स हैं 1 2 3 और फिर इसकी डेप्थ क्या है 1 है, क्योंकि हर कॉलम के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। तो यहाँ पर हमने अपना 3D एरे कंप्लीट किया है। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने सबसे पहले numpy की एफिशिएंसी देखी, फिर उसके n डायमेंशनल एरेज देखे, उनके कुछ फंक्शंस और कुछ एट्रीब्यूट्स देखे कि कितने एफिशिएंट और कितने फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ पर हमारा numpy नोटबुक्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। फर्दर 2 मोर पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में कवर किए जाएंगे। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।